दक्षिण फिनिक्स की धुई भरी हवा में जू शिंग की सांस तेज हो रही थी जब वो सार्जेंट थंडर के साथ उस जगह पहुंचा जो उसकी जिंदगी बदल देने वाली थी। सच कहूं तो यार ये कोई साधारण जगह नहीं थी। ये एक स्कैवेंजर बेस कैंप था जहां इंसानियत के नाम पर सिर्फ बर्बरता बची थी। माउंटेन्स ऑफ ट्रुथ के दक्षिण पश्चिम में फैला ये विशाल फॉरबिडन रीजन साउथ फिनिक्स के 70% हिस्से को ढके हुए था, और इसके किनारे पर बसे ये कैंप्स उन लोगों का आखिरी सहारा थे जिनके पास जाने को और कोई जगह नहीं थी। ये फॉरबिडन रीजन कोई मामूली जगह नहीं था। यहाँ की हवा में रेडिएशन की गंध थी, मिट्टी में अजीब से केमिकल्स मिले हुए थे, और पेड़ पौधे भी नॉर्मल नहीं लगते थे। कुछ ट्विस्टेड शेप्स में उगे हुए थे, कुछ का कलर अननेचुरल था। जो एनिमल्स यहाँ सर्वाइव कर पाते थे वो भी म्यूटेशंस के कारण अपने ओरिजिनल फॉर्म से बिल्कुल अलग हो गए थे। इसीलिए तो इस रीजन के किनारे पर बसे कैंप्स में जो लोग रहते थे वो भी कहीं ना कहीं डेस्परेट थे, ब्रोकन थे। जैसे ही जू शिंग ने कैंप के अंदर कदम रखा, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। लगता है घर की गंदी बस्तियों जैसा है, उसने मन में सोचा। ये बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन इस 14 साल के लड़के के लिए ये क्योस, ये गंदगी, ये हर तरफ फैली हुई बेबसी कुछ नई नहीं थी। वो यहाँ के माहौल में खुद को सरप्राइजिंगली कंफर्टेबल महसूस कर रहा था, जैसे कोई पुराना दोस्त मिल गया हो। उसकी मेमोरीज में वो स्लम्स वापस आ गईं जहां वो पला बढ़ा था। वहां भी यही स्मेल थी, गंदगी की, डेस्परेशन की और सर्वाइवल की। वहां भी लोग हर दिन अपनी जिंदगी के लिए लड़ते थे, हर दिन यह सोचते थे कि कल का खाना कहां से आएगा। यहां भी वही एटमॉस्फेयर था, बस स्केल थोड़ी बड़ी थी। स्लम्स में जो स्किल्स उसने सीखी थीं, क्विकली असेस करना कि कौन डेंजरस है, कौन वीक है, कैसे ब्लेंड इन करना है क्राउड में, कैसे अपनी इमोशंस को हाइड करना है, वो सब यहां भी काम आने वाली थी। कैंप के अंदर सैकड़ों लोग थे, हर एक अपने सर्वाइवल के लिए संघर्ष कर रहा था। यहां कोई रूल्स नहीं थे सिवाय एक के, कमजोर हमेशा ताकतवर का शिकार होता है। ये रूल यहां सिर्फ कहने की बात नहीं थी, बल्कि हर रोज प्रैक्टिस में आती थी। शिव किंग ने देखा कि कैसे स्ट्रॉन्गर लोग वीकर वन से उनका खाना छीन रहे थे, कैसे ग्रुप्स बन रहे थे प्रोटेक्शन के लिए, कैसे अकेले रहने वाले लोग हमेशा वल्नरेबल रहते थे। कैंप का लेआउट भी इंटरेस्टिंग था। सेंटर में एक बड़ा एरिया था जहां सभी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती थीं, ट्रेडिंग, मीटिंग्स, अनाउंसमेंट्स। इसके आसपास कंसेंट्रिक सर्कल्स में टेंट्स और मेकशिफ्ट शेल्टर्स बने हुए थे। जो लोग सेंटर के पास रहते थे वो पावरफुल थे, इन्फ्लुएंशियल थे। जैसे जैसे बाहर की तरफ जाते थे वैसे वैसे डेस्परेशन बढ़ती जाती थी। सबसे बाहरी रिंग में वो लोग रहते थे जो नए आए थे या जो किसी कारण से आउटकास्ट हो गए थे। सार्जेंट थंडर ने शिव किंग को रजिस्ट्रेशन के लिए एक टूटी फूटी टेबल के पास ले जाया जहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसकी आंखों में सिर्फ पैसे की चमक दिखाई दे रही थी। उस बूढ़े के चेहरे पर स्कार्स थे, शायद किसी पुरानी फाइट के निशान। उसके हाथों में भी कई वुंड्स के मार्क्स थे। साफ था कि ये आदमी भी कभी उसी ब्रूटल वर्ल्ड से गुजरा था जिससे अब ये नए लोग गुजर रहे थे, लेकिन अब वो दूसरी साइड पर था, पावर की साइड पर। इसका नाम क्या है? बूढ़े ने पूछा, शिव किंग की तरफ देखते हुए, जैसे वो कोई सामान हो। उसकी आवाज में वो इंडिफरेंस थी जो ईयर्स के ब्रूटल एक्सपीरियंसेस से आती है। जब आप रोजाना लोगों को मरते देखते हैं तो इवेंचुअली आप उन्हें ह्यूमंस के बजाय सिर्फ नंबर्स की तरह देखने लगते हैं। ये एक छोटा बच्चा है, इसका कोई नाम क्यों होगा? बस इसे द किड कह दो, सार्जेंट थंडर ने जवाब दिया। और उसी पल सू क्विंग का आइडेंटिटी का एक हिस्सा छिन गया। अब वो सिर्फ द किड था, एक नंबर, एक ऑब्जेक्ट जो ट्रायल के लिए तैयार किया जा रहा था। ये प्रोसेस डिलिबरेटली डीह्यूमनाइजिंग था। जब आपका कोई नाम नहीं होता तो आपकी कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं होती, आप सिर्फ एक कमोडिटी बन जाते हैं। सू क्विंग ने इस मोमेंट को केयरफुली ऑब्जर्व किया। उसने नोटिस किया कि कैसे सार्जेंट थंडर ने उसे इंट्रोड्यूस किया था, नॉट एज अ पर्सन बट एज अ थिंग। कैसे बूढ़े ने उसकी तरफ देखा था, नॉट विथ क्यूरियोसिटी अबाउट हिज बैकग्राउंड बट विथ असेसमेंट ऑफ हिज पोटेंशियल। ये सब उसके माइंड में रजिस्टर हो रहा था, फ्यूचर रेफरेंस के लिए स्टोर हो रहा था। बीस्ट ट्रायल का कॉन्सेप्ट सुनने में सिंपल लगता था, लेकिन इसकी रियलिटी बेहद ब्रूटल थी। कैंप का ओनर कुछ म्यूटेंट बीस्ट्स इकट्ठा करता था और पार्टिसिपेंट्स को लॉट्स ड्रॉ करके उनसे लड़ना पड़ता था। सिर्फ दो आउटकम्स थे, या तो तुम जीते या तुम मर जाते। अगर तुम जीत गए तो तुम्हें रेजिडेंस परमिट मिल जाता था, अगर तुम हार गए तो तुम उन बीस्ट्स का खाना बन जाते थे। इस ब्रूटल वर्ल्ड में जिंदगियों की कोई कीमत नहीं थी, पैसे से भी कम। ये ट्रायल सिस्टम एक्चुअली एक ब्रिलियंट बिजनेस मॉडल था अगर आप इसे प्योरली इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें। कैंप ओनर को एंटरटेनमेंट मिलती थी क्राउड्स के लिए, बेटिंग का रेवेन्यू मिलता था, और अगर कोई पार्टिसिपेंट मर जाता था तो उसका सामान भी मिल जाता था।
बचे हुए पार्टिसिपेंट्स को रेजिडेंस परमिट देना भी प्रॉफिटेबल था, क्योंकि वो फिर कैंप के लेबर फोर्स का हिस्सा बन जाते थे। ये एक सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल था जो डिस्परेशन पर चलती थी। म्यूटेंट बीस्ट्स की वैरायटी भी इंटरेस्टिंग थी। कुछ छोटे होते थे लेकिन इनक्रेडिबली फास्ट और पॉइजनस, कुछ बड़े होते थे स्लो लेकिन इमेंसली पावरफुल। कुछ के पास स्पेशल एबिलिटीज होती थीं, फायर ब्रीदिंग, एसिड स्पिटिंग या फिर कैमोफ्लाज। हर बीस्ट का अपना फाइटिंग स्टाइल था, अपनी वीकनेस थी, अपनी स्ट्रेंथ थी। पार्टिसिपेंट्स को पता नहीं होता था कि उन्हें कौन सा बीस्ट मिलेगा, इसलिए वो किसी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी की प्रिपरेशन नहीं कर सकते थे। सार्जेंट थंडर ने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद झूकिंग की तरफ देखा। जाओ, कल मैं तुम्हें लेने आऊंगा, उसने कहा और चला गया, झूकिंग को इस डेंजरस प्लेस में अकेला छोड़कर। उसके जाने के बाद झूकिंग को रियलाइज हुआ कि अब वो ट्रूली ऑन हिज ओन था। कोई बैकअप नहीं था, कोई सेफ्टी नेट नहीं था, सिर्फ उसकी अपनी स्किल्स और इंस्टिंक्ट्स थीं जो उसे अलाइव रख सकती थीं। रात के समय जब कैंप में अजीब सी शांति छाई हुई थी, झूकिंग ने दूसरे ट्रायल पार्टिसिपेंट्स को ऑब्जर्व किया। ये ऑब्जर्वेशन उसके लिए क्रूशल था। हर पर्सन की बॉडी लैंग्वेज, उनके फियर्स, उनके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझना उसके ओन सर्वाइवल स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। उनमें से एक लड़की थी जिसके चेहरे पर डीप स्कार्स थे। वो उस कैटास्ट्रॉफिक इंसिडेंट की सर्वाइवर थी जिसे लोग गॉड ओपनिंग हिज आइज कहते हैं। उसकी आंखों में वो टेरर अभी भी दिखाई देता था जो उसने उस दिन देखा था। उस लड़की के स्कार सिर्फ फिजिकल नहीं थे। झूकिंग में नोटिस किया कि कैसे वो सडन साउंड्स पर जंप करती थी, कैसे वो हमेशा एग्जिट्स के पास बैठना प्रेफर करती थी, कैसे उसके हैंड्स में स्लाइट ट्रेमर था। ये सब साइंस थे डीप साइकोलॉजिकल ट्रॉमा के। गॉड ओपनिंग हिज आइज इंसिडेंट के बारे में झूकिंग ने सुना था। ये एक मैसिव कैटास्ट्रोफी था जिसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल मर गए थे। जो सर्वाइव कर गए थे वो लाइफ लॉन्ग स्कार्स लेके जी रहे थे। बाकी पार्टिसिपेंट्स भी अपनी अपनी ट्रैजिक स्टोरीज लेकर यहाँ आए थे। कोई फ्यूजिटिव था, कोई आउटकास्ट, कोई बस डेस्परेट। एक आदमी था जो कॉन्टिन्यूसली मम्बलिंग कर रहा था, शायद मेंटल ब्रेकडाउन के एज पर था। एक टीनेजर था जो बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहा था, लेकिन उसकी आईज में फियर छुपी हुई थी। एक मिडिल एज्ड वुमेन थी जो अपने फैमिली फोटोज को देखती रहती थी, शायद उनके लिए ये ट्रायल फेस कर रही थी। हर पर्सन का अपना रीजन था यहाँ आने का, लेकिन सबका डेस्टिनेशन सेम था, वो एरिना जहां उन्हें अपनी जिंदगी के लिए लड़ना था। झूकिंग ने इन सब को केयरफुली स्टडी किया। कौन फिजिकली स्ट्रांग है, कौन मेंटली टफ है, कौन इजीली ब्रेक हो जाएगा प्रेशर में। ये इन्फॉर्मेशन उसके लिए वैल्यूएबल था, क्योंकि अगर कभी ग्रुप सिचुएशन आई तो वो जानता था कि किस पर रिलाई कर सकता है और किससे डिस्टेंस मेंटेन करना है। लेकिन झूकिंग अलग था। जहां दूसरे डर रहे थे, पैनिक कर रहे थे, वहीं वो काम था, एनालिटिकल था। उसका माइंड कॉन्स्टेंटली वर्किंग कर रहा था, हर डिटेल को प्रोसेस कर रहा था, हर पॉसिबल सिनारियो के लिए प्लान बना रहा था। ये उसकी स्लम्स की ट्रेनिंग थी, हमेशा अलर्ट रहना, हमेशा रेडी रहना। स्लम्स में जो बचता था वो वही था जो सबसे तेज सोच सकता था, सबसे जल्दी अडैप्ट कर सकता था। उसने कैंप के डायनेमिक्स को भी समझने की कोशिश की। कौन से ग्रुप्स पावरफुल हैं, कौन से अलायंसेस हैं, कौन से राइवलरीज हैं। इन्फॉर्मेशन ही पावर थी इस वर्ल्ड में। जितना ज्यादा आप जानते थे उतने ज्यादा चांसेस थे आपके सर्वाइव करने के। उसने नोटिस किया कि कैंप में कुछ अनऑफिशियल लीडर्स थे जो डिसीजंस इन्फ्लुएंस करते थे, कुछ मर्चेंट्स थे जो रिसोर्सेज कंट्रोल करते थे, कुछ एनफोर्सर्स थे जो ऑर्डर मेंटेन करते थे वायलेंस के थ्रू। जब डॉन ब्रेक हुआ तो अरीना की तरफ से रोरिंग साउंड्स आने लगी। ये साउंड सिर्फ बीस्ट की नहीं थी, बल्कि क्राउड की भी थी जो एंटरटेनमेंट के लिए गैदर हो रही थी। कम से कम 100 लोग टेबल्स के आसपास गैदर हो गए थे, ब्लड थर्स्टी क्राउड की तरह एंटरटेनमेंट के लिए तैयार। उनके चेहरों पर एक्साइटमेंट थी, एंटिसिपेशन थी। उनके लिए यह सिर्फ एक शो था, एक गेम था जिसमें रियल पीपल की रियल लाइव्स स्टेक पर थीं। अपना सामान इकट्ठा करो, तुम्हारे परफॉर्मेंस का टाइम आ गया है, एक गार्ड ने पार्टिसिपेंट से कहा। उसकी आवाज में वो कैजुअल इंडिफरेंस थी जो इस बिजनेस में काम करने वाले लोगों में डेवलप हो जाती है। उसके लिए यह सिर्फ एक रूटीन था, एक डेली जॉब था। अरीना में जाते समय झूकिंग ने केयरफुली उस जगह को असेस किया। ये बहुत बड़ी जगह नहीं थी, छुपने या भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। अरीना का डिजाइन डेलिबरेटली इस तरह से किया गया था कि पार्टिसिपेंट्स को फेस टू फेस कॉम्बैट करना पड़े। कोई एस्केप रूट्स नहीं थे, कोई हाइडिंग स्पॉट्स नहीं थे। मैं इस फाइट को लंबा नहीं खींच सकता, सबसे अच्छा होगा कि मैं इसे जल्दी खत्म कर दूं, उसने स्ट्रेटेजिकली सोचा। दूसरे पार्टिसिपेंट्स के चेहरों पर टेरर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन सू क्विंग का एक्सप्रेशन काम था, ऑलमोस्ट इमोशनलेस। वो अरीना के हर कॉर्नर को स्टडी कर रहा था, पॉसिबल अटैक पैटर्न्स देख रहा था, वेपन्स के प्लेसमेंट को नोट कर रहा था। उसका माइंड एक परफेक्ट टैक्टिकल मशीन की तरह वर्क कर रहा था। हर डिटेल इंपॉर्टेंट थी, फ्लोर की टेक्सचर, लाइटिंग के एंगल्स, वॉल्स की हाइट, क्राउड के पोजिशनिंग।
क्राउड की चीयरिंग और जेयरिंग साउंड्स अरीना में एको हो रही थीं। ये लोग एंटरटेनमेंट चाहते थे, ब्लड चाहते थे, ड्रामा चाहते थे। उनके लिए ये पार्टिसिपेंट सिर्फ ग्लैडिएटर्स थे, डिस्पोजेबल एंटरटेनमेंट पीसेस जो उनका टाइम पास करने के लिए थे। सो क्विंग ने नोटिस किया कि क्राउड में बेटिंग भी हो रही थी। लोग पार्टिसिपेंट्स की चांसेस पर पैसे लगा रहे थे, जैसे वो रेसिंग हॉर्सेस हों। कीप योर आइज टू योर सेल्फ, किसी ने विस्पर किया, जब सो क्विंग ने अरीना के लेआउट को केयरफुली ऑब्जर्व किया। लेकिन वो इन वार्निंग्स को इग्नोर कर रहा था। उसका फोकस सिर्फ सर्वाइवल पर था, सिर्फ उस स्ट्रैटेजी पर था जो उसे इस ट्रायल से जिंदा बाहर निकाल सके। दूसरे लोगों की ओपिनियंस या थ्रेट्स उसके लिए इररिलेवेंट थीं। उसका गोल क्लियर था, सर्वाइव करना, किसी भी कॉस्ट पर। अरीना के सेंटर में एक लार्ज केज था, जिसके अंदर से ग्राउलिंग साउंड्स आ रही थीं। म्यूटेंट बीस्ट्स वहां बंद थे, हंग्री थे, अग्रेसिव थे। ये क्रीचर्स नॉर्मल एनिमल्स नहीं थे। ये फॉरबिडन रीजन के रेडिएशन और म्यूटेशंस का रिजल्ट थे, जो इन्हें नॉर्मल से कहीं ज्यादा डेंजरस बनाता था। उनकी साउंड से पता चल रहा था कि वो रेस्टलेस थे, फाइटिंग के लिए रेडी थे। सो क्विंग ने नोटिस किया कि अरीना के वॉल स्मूथ थे, क्लाइंबिंग के लिए कोई ग्रिप नहीं था। फ्लोर पर सैंड था जो मूवमेंट को स्लो कर सकती थी, लेकिन साथ ही ब्लड को एब्जॉर्ब भी कर सकती थी। लाइटिंग एडेक्वेट थी, कोई ब्लाइंड स्पॉट्स नहीं थे जहां वो एडवांटेज ले सके। हर डिटेल उसके माइंड में रजिस्टर हो रही थी, हर पॉसिबिलिटी कैलकुलेट हो रही थी। जब लॉट्स ड्रॉ करने का टाइम आया तो सो क्विंग ने कामली अपना हैंड फॉरवर्ड किया। दूसरे पार्टिसिपेंट्स के हैंड शेक कर रहे थे, स्वेट ड्रिप कर रहा था, लेकिन उसका हैंड स्टेडी था। यह उसकी मेंटल स्ट्रेंथ का प्रूफ था। उस ट्रेनिंग का रिजल्ट था जो उसने स्लम्स में पाई थी। स्लम्स में जो सर्वाइव करता था वो वही था जो प्रेशर में काम रह सकता था। अरीना के एटमॉस्फेयर में टेंशन थिक थी, क्राउड एक्साइटेड थी, पार्टिसिपेंट्स टेरिफाइड थे और ऑर्गेनाइजर्स प्रॉफिट के कैलकुलेशंस में बिजी थे। लेकिन इस सब केओस के बीच सू चिंग का माइंड क्रिस्टल क्लियर था। वो जानता था कि ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं था, ये उसकी न्यू लाइफ की शुरुआत थी। उस जर्नी का फर्स्ट स्टेप था जो उसे इस ब्रूटल वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए करना पड़ेगा। उसने अरीना के डायमेंशंस को मेंटली मेजर किया, पॉसिबल अटैक पैटर्न्स को विजुलाइज किया, क्विक किल टेक्निक्स को रिव्यू किया। उसका प्लान सिंपल था, फास्ट अटैक, प्रिसाइज स्ट्राइक्स, मिनिमम एक्सपोजर। वो जानता था कि प्रोलॉन्ग्ड फाइट उसके लिए डिसएडवांटेजियस होगी, क्योंकि म्यूटेंट बीस्ट की स्टैमिना और स्ट्रेंथ नॉर्मल ह्यूमन से कहीं ज्यादा होती थी। क्राउड की नॉइज बढ़ती जा रही थी, एंटिसिपेशन पीक पर पहुंच रही थी। आई नो व्हाट दैट प्लेस इज, किसी ने अरीना की तरफ पॉइंटिंग करते हुए कहा। यह सिर्फ एक फाइटिंग ग्राउंड नहीं था, ये एक ग्रेवयार्ड था जहां काउंटलेस ड्रीम्स और होप्स बरिड थे। लेकिन साथ ही ये एक गेटवे भी था उस न्यू लाइफ का जो सक्सेसफुल पार्टिसिपेंट्स को मिलती थी। लेकिन सू चिंग के लिए ये कुछ और था। ये उसका अपॉर्चुनिटी था, उसका चांस था इस वर्ल्ड में अपनी जगह बनाने का। वो जानता था कि यहां से जिंदा निकलना सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ का मैटर नहीं था, ये मेंटल टफनेस का, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का और सबसे इंपॉर्टेंट सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का टेस्ट था। उसके स्लम्स के एक्सपीरियंसेस ने उसे इसके लिए प्रिपेयर किया था। जैसे जैसे उसकी टर्न आने वाली थी, सू चिंग ने अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल किया, अपनी मसल्स को रिलैक्स किया, अपने माइंड को फोकस किया। वो रेडी था इस ब्रूटल ट्रायल के लिए, इस डेंजरस वर्ल्ड के लिए और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी डेस्टिनी के लिए जो उसका इंतजार कर रही थी। उसकी आईज में डिटर्मिनेशन थी, उसके हार्ट में करेज था और उसके माइंड में क्लियर स्ट्रैटेजी थी। अब सिर्फ एग्जीक्यूशन बाकी था।